दोस्तों, अगर आपको ऐसे इंसान की तलाश है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, अगर आपको ऐसे इंसान की तलाश है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो एक बार आईने में जाकर ज़रूर देखें। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राउल्स लॉ। ठीक है, मेरे साथ आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, ये फ्रेंच केमिस्ट और इनका पूरा नाम फ्रैंकोइस मैरी राउल्स, और इन्होंने ये स्टेटमेंट 1886 पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे और इनका फुल नेम क्या है? फ्रैंकोइस मैरी राउल्स, ठीक है। अब इनके दो स्टेटमेंट आए थे। पहला स्टेटमेंट, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखो, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और एक स्टेटमेंट दिया था फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। जब किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में हम कोई सॉलिड सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करेंगे तो नॉन वॉलेटाइल, और लिक्विड में दोनों लिक्विड जो हैं वो कैसे हैं? वॉलेटाइल, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मेरे साथ आप लिखते रहिए। इट स्टेट्स दैट for a solution of volatile liquid, at a given temperature, the partial pressure of each component of the solution is equal to the, या is directly proportional to the its mole fraction in solution। इस चीज को देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है,
इट स्टेट्स दैट फॉर आ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, फॉर आ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो हैं वो लिक्विड हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट हमारे लिक्विड हैं और दोनों लिक्विड की क्या बन सकती है, वेपर, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्या होते हैं, जिनकी हम वेपर बना सकें, तो जिनकी वेपर बन सकती है वॉलेटाइल। अब दोनों कंपोनेंट अगर आपके वॉलेटाइल हैं तो उन्होंने लिखा है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to its mole fraction in solution. That means क्या हुआ, that is जो पार्शियल प्रेशर है each कंपोनेंट का वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, जहां पे क्या कांस्टेंट यूज किया था, पी नॉट इंटू चाई। अब इस चीज को देखें थोड़ा सा डिटेल में। यहां पे बेटा जो P है, यहां पे P क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, और P नॉट क्या है आपका, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म। चाई आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, चाई क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे P आपका पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का और P नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप यहां से समझने की कोशिश करें, मैंने कुछ नहीं लिखा, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी टेम्परेचर पे, दिए गए टेम्परेचर पर जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका पार्शियल प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज को हम लोग स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, आप मान लो दो लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो पहला कंपोनेंट भी लिक्विड है, दूसरा कंपोनेंट भी आपका क्या है, लिक्विड। अगर आपके दो कंपोनेंट हैं, फॉर कंपोनेंट, फॉर फर्स्ट कंपोनेंट मैं मान ले रहा हूं इसको A, इस कंपोनेंट को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट कंपोनेंट को A, ठीक है। अब आप यहां से देखें कि इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट से मतलब नहीं, मैंने कोई दो कंपोनेंट ले लिए, दोनों लिक्विड हैं और इस लिक्विड को मैंने ए मान लिया, इस लिक्विड को मैंने बी मान लिया, तो ये दो कंपोनेंट मैंने कंसीडर कर दिए। लेट अस consider that a two component A and B respectively in a solution। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंपोनेंट के लिए क्या, आप 1 भी लिख सकते थे, 1 2 लेके भी चल सकते थे। तो यहाँ पे PA लिया, अगर यहाँ पे A रखेंगे, आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे A रखेंगे तो यहाँ भी A रखेंगे, यहाँ भी A रखेंगे। फॉर्मूला P इक्वल P नॉट इंटू चाई है। फर्स्ट कंपोनेंट अगर A है तो यहाँ भी A यूज करेंगे, यहाँ भी A यूज करेंगे, यहाँ भी A यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट में। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए इक्वेशन होगी राउल्स लॉ की फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ से देखें फॉर सेकंड कंपोनेंट, फॉर सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट को हमने कंसीडर कर लिया सपोज B, ठीक है ना। तो सेकंड कंपोनेंट के लिए देखें अब, तो यहाँ सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, जहां A चला था वहां पे अब हम B यूज कर लेंगे, तो क्या बनने वाला है, PB
इक्वल पीवी नॉट इंटू चाई बी। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप बताइए, अगर दो लिक्विड कंपोनेंट हैं तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, कल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है, 11th क्लास में भी पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टोटल प्रेशर of the solution is equal to the sum of the partial pressure of each component. That means P total इक्वल क्या आ जाएगा? अब भाई दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। The total pressure of the solution is equal to the sum of the partial pressure of each component. हम लोग जानते हैं पहले से, पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ रखा है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? P टोटल, PA की वैल्यू क्या आने वाली है? PA नॉट इंटू चाहिए प्लस PB की वैल्यू क्या रखेंगे? PB नॉट इंटू चाई बी। मैंने PA और PB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या होगा? P टोटल PA नॉट इंटू चाहिए, मैंने क्या किया? PB नॉट चाई बी, क्योंकि सिंस यहाँ दिखा सकते हैं सिंस चाई A प्लस चाई बी की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है? हम लोग मोल फ्रैक्शन को पढ़ के आए थे, दोनों के मोल फ्रैक्शन का, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम। अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का सम बन के इक्वल होगा, तीन है तो तीन का सम बन के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं चाई बी को लिखना चाहूँ तो चाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस चाहिए। ठीक है, तो इसको आप यूज करेंगे यहाँ पे, चाई बी के प्लेस पे क्या लिख लेंगे? 1 माइनस चाहिए। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, PA नॉट इंटू चाहिए, PB नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो PB नॉट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो PB नॉट इंटू चाहिए। अब आप देखिए PB नॉट को तो मैं अलग कर ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस का है। PA नॉट चाहिए माइनस PB नॉट चाहिए, तो इसमें चाहिए कॉमन है तो मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ से चाहिए कॉमन लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का PA नॉट और यहाँ पे माइनस का PB नॉट। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। अगर मेरे पास दोनों कंपोनेंट की प्योर वेपर प्रेशर और किसी भी एक कंपोनेंट का मेरे को मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से इस चीज़ को, इतने को और भी इस तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे हो सकता है? मैं यहाँ से स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ, एक तो ये फॉर्म बन गई। अब जरूरी नहीं है कोई बच्चा एक्स चाई बी को ही 1 माइनस चाहिए लिखे, हो सकता है कोई बच्चा चाई ए को 1 माइनस चाई बी लिख सकता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसकी जगह पे एक फॉर्म ऑफ बन सकती है, क्या बनेगी? अब P टोटल इक्वल आप ऐसे भी लिख सकते हैं PA नॉट और चाई ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस चाई बी, तो यहाँ 1 माइनस चाई बी प्लस का PB नॉट इंटू चाई बी। पहले वाले में मैंने क्या किया था? दोनों को चाहिए और चाई बी को चाहिए के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? चाई बी की फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट करना चाहूँ तो पहले मैंने चाई बी को चेंज किया था, अब मैं चाई ए के प्लेस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्लेस पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखें कि P टोटल आपके पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई के दौरान PA नॉट माइनस का PA नॉट इंटू चाई बी प्लस का PB नॉट इंटू चाई बी। अब आप मेरे को बताइए P टोटल आपके पास क्या आने वाला है? PA नॉट आपके पास ऐसे ही रखा रहने दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो माइनस यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा, सपोज करो चाई बी, अगर मैं प्लस का चाई बी कॉमन लेता हूँ, बात समझना यहाँ पे,
ध्यान से, अगर मैं प्लस का चाय भी यहाँ भी है, चाय भी यहाँ भी है, इन दोनों जगह से मैंने चाय भी कॉमन लिया, तो प्लस का कौन है पी बी नॉट, माइनस का कौन है पी ए नॉट। तो प्लस वाले को मैं पहले लिख सकता हूँ और माइनस वाले को मैं बाद में। हो सकता है कि कोई बच्चा ये यूज ना करे, हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी यूज कर ले पी ए नॉट, ठीक है, पी ए नॉट। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेता, सपोज करो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता और चाय भी कॉमन लेता, तो आप बताइए जब मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो माइनस वाली चीज़ अब किसकी होने वाली है पी ए नॉट, अब प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाली चीज़ किसकी होने वाली है माइनस की। दोनों चीज़ें सेम हैं आपके पास, आप देखने की कोशिश करिए। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस में पहुँच जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा। तो कोई भी फॉर्म हो आप इसको रट्टा ना मारें, ठीक है, रटने की कोशिश ना करें। कोई भी एक फॉर्म अगर आपको ध्यान में है, अगर कोई भी एक फॉर्म अगर आपको ध्यान में है तो आप दूसरी फॉर्म आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस पर डिपेंडेबल क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है कोई भी, आप चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इसको, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं बात करूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं बात करूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, देखें यहां पे मैंने वेपर प्रेशर को ही लिया और यहां पे मैंने मोल फ्रैक्शन को लिया। समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। यहां मैं किसको यूज कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स चाय, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं वेपर प्रेशर, ठीक है, ये मैंने यूज किया, यहां मैंने यूज कर लिया मोल फ्रैक्शन। अब मैंने यहां पे जो प्योर कंपोनेंट, दो लिक्विड है मेरे पास, मैंने यहां पे प्योर कंपोनेंट किसको यूज किया, मैंने एक प्योर कंपोनेंट लिया। अगर प्योर कंपोनेंट ए है सॉल्यूशन में तो ए का मोल फ्रैक्शन फिर 100% लेना पड़ेगा 1, तो यहां पे चाय भी कितना होगा 0, क्योंकि यहां पे प्योर क्या लेके चल रहे हैं ए। अब हो सकता है, मैं इसी तरीके से और दिखाना चाहूंगा, हो सकता है कि यहां पे इन्होंने प्योर कंपोनेंट यूज किया बी, तो यहां पे ए क्या होगा 0, अब यहां पे चाय भी क्या होगा 1। इसका मतलब समझें कि चाय और चाय बी दोनों का सम तो टोटल 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे प्योर कंपोनेंट ए यूज किया गया है, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट बी यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे ए नहीं है और यहाँ पे सॉल्यूशन में बी यूज नहीं है, मतलब 100% प्योर कंपोनेंट यहाँ ए लेके चल रहे हैं और यहाँ पे बी। अब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में अगर आप ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, ग्राफ, तो आप मुझे बताइए एक्चुअल में P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और P इक्वल क्या आप यूज करते हैं P नॉट इंटू चाई। अगर मैं इसको बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से देखना चाहूँ तो मेरे भाई आप बताइए जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा P नॉट। एक्स पे आपने किसको लिया चाई को, इंटरसेप्ट क्या है 0, अगर इंटरसेप्ट 0 है तो P वेपर प्रेशर को ले रहे हैं यहाँ पे बाई एक्सिस पर, तो बताइए अगर इंटरसेप्ट 0 होता है तो ओरिजिन से लाइन पास आउट होगी कि नहीं होगी। अब इसी चीज को हमने इन दो कंपोनेंट्स के लिए यूज करना है, तो आप बताइए यहाँ पे जो भी हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर किसकी बनेगी, यहाँ पे ए 100% है तो प्योर वेपर प्रेशर किसकी बनेगी, आप बताइए मेरे को। यहाँ से प्योर वेपर प्रेशर ए की बनेगी। सपोज करो मैंने एज्यूम कर लिया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए को P नॉट ए। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगी वो किसकी बनेगी, B की बनेगी, प्योर
तो यहाँ पे क्योंकि दोनों लिक्विड में मैग्नीट्यूड जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो कैसा होता है, डिफरेंट। कल मैंने बताया था कि एवरी लिक्विड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो किसी की वेपर ज़्यादा बनेगी, किसी की कम बनेगी, डिपेंड करता है आप पे कि कौन कितना ज़्यादा वेपराइज्ड होता है, ठीक है। और मैंने कल एक चीज़ और बताई थी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम लेसर होगी, और अगर मेरे पास वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लोअर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब मेरे को बताइए यहाँ पे अगर मैंने प्योर ए कंपोनेंट लिया तो उसकी प्योर वेपर प्रेशर को PA0 ले लिया, यहाँ बी कंपोनेंट है तो PV0 ले लिया। बट ग्राफ की बात आई, अगर ये लीनियर फंक्शन है, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन का कैसा होता है, लीनियर फंक्शन होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन देता है अपने को, इंटरसेप्ट क्या होता है, 0। तो लाइन कहाँ से पास आउट होती है, ओरिजिन से। अब आप बताइए अगर मैं ए कंपोनेंट की बात करूं तो यहां से जो लाइन पास आउट होगी वो ए की होगी या बी की होगी? तो आपको दिख रहा है कि यहां पे शून्य पे कौन है, अमाउंट बी का। तो इसका मतलब है यहां पे कौन प्रेजेंट नहीं है, यहां पे बी कैसा है, 0। जैसे जैसे यहां 0 से बढ़ेगा तो यहां से बढ़ते बढ़ते 100% होगा, तब ये बनेगा। तो इसका मतलब यहां से जो हम स्ट्रेट लाइन लेंगे वो किसकी एक्चुअली बनेगी, ये क्या है, PB। ये किसकी होगी, PB। सर ऐसा क्यों, आप देखें इसको, समझ लें एक बार फिर से। यहां पे A 100% है, B 0 है। इधर जाते वक्त B 100% हो रहा है, तो ओरिजिन से कौन लेके चलेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा, तो 0 से कौन स्टार्ट होगा, B। ऐसे इधर की ओर बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन B का बढ़ रहा है और A का 0 हो रहा है। इधर से इधर चलेंगे तो मोल फ्रैक्शन A का बढ़ेगा 0 से 1 की ओर, और इधर 0 से 1 की ओर किसका जा रहा है, B का। तो ये किसका है, PB। अब मैं बात करता हूं इसी तरीके से, अगर यहां से ये बनाना स्टार्ट करूं यहां से, तो आप इसको देखें तो ये किसके लिए आपका आया, बताइए मेरे को, PA के लिए, क्योंकि यहां पे A 0 है। बट जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे ये 100% होगा कंपोनेंट, तो इधर से इधर चलने पर ये आपका PA हो गया। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालने वाली बात आती है तो इनका रिजल्टेंट आप कैसे निकाल लेंगे, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल किसके इक्वल होता है, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। आई होप आपको बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसको, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरे का, एक बार दिखा दीजिए। पहले उधर का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आप इधर का लीजिए। ठीक है, अब मैं रफ करने जा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन या राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मेरे साथ सेकंड हेडिंग लिखें, सेकंड। पहला क्या था, लिक्विड लिक्विड, अब क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। या इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो देखें, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इट स्टेट्स दैट
it states that the relative lowering of vapor pressure of dilute solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। इस चीज को समझ लें, इन्होंने इसमें फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट इज जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इस चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई टू। बेटा एक चीज यहां पे समझ लें आप लोग कि यहां पे जो मैंने ये फॉर्म लिखा है, इस फॉर्म को अभी आप नहीं समझ पाएंगे इस जगह, ठीक है ना। जब हम आपको पढ़ाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और उस समय इस बारे में बताएंगे कि एक्चुअल ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्यों रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराते हैं तो ये दोनों इक्वल कैसे आते हैं, इस चीज को हम लोग ड्राइव कहां करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जब हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर ही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहां पे हम इस फॉर्मूले को ड्राइव भी करेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कोई भी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के जिसमें कंटेन करते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। कैसे होता है उसको हम लोग ड्राइव करके देखेंगे अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में, ठीक है। इस चीज को ध्यान दें, मैंने जो बोला यहाँ स्टार लगा लें कि इस चीज को हमें ड्राइव करना है, ठीक है। वो आगे जब आएगा अपना पॉइंट तो वहां पे मैं ड्राइव कराता हूं, ठीक। अब इस चीज को कुछ लोग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो पी नॉट है माइनस पी अपॉन पी नॉट, चाई टू को आप कुछ लोग N2 अपॉन N1 प्लस N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि N1 ऑलवेज ग्रेटर देन N2, दैट्स वाई पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल क्या आ सकता है, N2 अपॉन N1। क्यों, इन कंपेरिजन N2 की जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है कि N1 ग्रेटर देन N2, तो यहाँ पे कंपैरिजन में क्या होगा, N2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, जो चीज़ हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड होती है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब बात आई यहाँ पे कौन क्या है, तो आप यहाँ ध्यान रखना कि जो P नॉट है और जो P है, यहाँ पे P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो ये P है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन की। कुछ लोग यहाँ पे PS भी लिख देते हैं, तो डिपेंड कर रहा है आप P लिख दें तो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे PS कर दें। आपको ध्यान रहे कि ये अगर सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं तो PS आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या यूज करना चाहें, और इसको ड्राइव कहाँ करेंगे, आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसी के साथ साथ एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या, कि राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखें कि राउल्स लॉ स्पेशल केस किसका बताया जा रहा है, हेनरीज लॉ का। क्यों, आप देखें, अकॉर्डिंग वी नो दैट
according to the Raoult's law के अकॉर्डिंग P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चाई, और P इक्वल लेते हैं तो P नॉट इनटू चाई आता है। ये सब लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये हो गया फर्स्ट। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, तो वहां भी हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अंतर क्या था, यहाँ पे मैंने P इक्वल लिया था तो यहाँ हेनरीज कांस्टेंट यूज किया था KH, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे यही आपको लिख के देना है कि क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफर है। बोथ लॉ आर एप्लीकेबल फॉर द पार्शियल प्रेशर इन, बोथ लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, या सिमिलरिटीज क्या है दोनों लॉ की, कि जो पार्शियल प्रेशर है या वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन बोथ केसेस partial pressure of component, partial pressure of volatile component, partial pressure of volatile component is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन। ये सिमिलरिटीज हैं। पहली बात तो बोथ केसेस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट, और हम बोल सकते हैं इन बोथ केसेस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहाँ भी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों में डिफर क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेयर ओनली कांस्टेंट्स आर डिफर, कांस्टेंट्स आर डिफर। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान दें। यहां पे केवल कांस्टेंट्स कैसे होते हैं, डिफर। यहां KH हेनरी कांस्टेंट यूज होता है, यहां पे प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट की यूज होती है। तो यहां कांस्टेंट दोनों जगह डिफर है, पर लॉ में पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन। तो ये सिमिलरिटीज हो गई और कांस्टेंट का डिफर होना डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज और इसी में बहुत बेहतरीन बन सकती है, वैसे कम लोग जानकारी रखते हैं इसकी, लिमिटेशंस भी अगर इसके साथ देख लें, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। हेनरी लॉ की पढ़ रखी थी, राउल्ट्स लॉ की कम लोग याद रखते हैं क्योंकि बोर्ड में कम पूछा जाता है। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन और लिमिटेशन ज़्यादा पूछी जाती है, पर इसको भी यहाँ ध्यान रख लें। क्या लिख सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दीज कंडीशन। किस किस कंडीशन के लिए, पहला पॉइंट ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा। पहली कंडीशन है कि राउल्ट्स लॉ इज applicable only for very dilute solution, only for very dilute solution। सेकेंड पॉइंट आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि it is applicable for solution containing solute, और वो सॉल्यूट भी कैसा होना चाहिए, विच नाइदर, ब्रैकेट में लिख सकते हो कंटेनिंग सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन में विच नाइदर एसोसिएट और डिसोसिएट। बात को समझें कि ये एप्लीकेबल उस सॉल्यूशन के लिए है जो कंटेन करता है सॉल्यूट को, और ऐसे सॉल्यूट को जो ना ही सॉल्यूशन में एसोसिएट हो ना ही डिसोसिएट हो। तीसरा इसके अंदर और एक लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, this law is
एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। पर यहां पे आइडियल सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विच या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट हैव इंटरेक्शन। इस चीज को ध्यान रखें। मतलब क्या है कि ये लॉ एप्लीकेबल केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, कंसंट्रेटेड के लिए नहीं है। ये एप्लीकेबल उन सॉल्यूशन के लिए जो कंटेन करते हैं सॉल्यूट, और ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर ना ही एसोसिएट हो ना ही डिसोसिएट हो। और ये सॉल्यूशन के दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ऐसा सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विच डू नॉट इंटरेक्शन, मतलब आपस में इंटरेक्ट ना हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हमने राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें है राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ और उसकी लिमिटेशन को कंप्लीट किया। तो राउल्स लॉ के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब इट्स इनफ फॉर टुडे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।